Good morning to all. Today we are going to start chapter number 4 chemical kinetics lecture number 2. तो लास्ट टाइम हमने जो किया था रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस. फर्स्ट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने किया था, सब कुछ आप लोगों को याद होगा कि बहुत ही इजी टॉपिक था. उसके ऊपर से हम लोगों ने सम्स भी किए थे. आज मैं सीधा आप लोगों को लेके जा रहा हूँ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर. तो फटाफट से आप लोग हेडिंग लिखें, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. अब इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या हुआ? देखो, हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर लिखते थे कैपिटल डेल्टा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्मॉल डेल्टा या फिर डेल. मतलब क्या होगा कि अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाऊँ तो 2a + 3b गिव्स 4c, ये हम लोगों ने रिएक्शन लिखा था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में भी. तो अगर मैं इसका इंस्टेंटेनियस लिखूँ, इंस्टेंटेनियस का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन, तो वहाँ पे उसको अगर मेंशन करना है तो रिएक्टेंट को हम लोग क्या लिखते थे -1/2, और अब लिखें यहाँ पे लिखेंगे dA/dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम -1/3 dB/dt इज इक्वल टू +1/4 dC/dt. वेरी सिंपल. सिंपल. अच्छा, चलो एग्जाम्पल से कर लेते हैं. N2 गैस, वेरी इजी एग्जाम्पल. 3H2 गैस गिव्स 2 moles ऑफ अमोनिया गैस. इसका लिखें तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर -1/1 d ऑफ NH3, अब कंसंट्रेशन लिखना है हमें, बाई dt इज इक्वल टू -1/3 d ऑफ H2 डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू +1/4 d ऑफ NH3 कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय dt. ईजी है, बहुत ईजी है, आप लोगों को आ जाएगा. टेक्स्ट बुक में आप लोगों को ग्राफ से भी दिखाया गया है, लिखते रहना है मेरे साथ तो इजी रहता जाएगा. स्क्रीनशॉट लो, लिखना आप लोगों को थोड़ा बहुत आलस आ रहा हो तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लेना. अब नेक्स्ट जो है वो ग्राफिकल मेथड से भी आप लोगों को कुछ वहाँ पे दिखाया गया है. तो ग्राफिकल मेथड का मतलब क्या है कि आप लोगों को एक 2 ग्राफ दिए जाते हैं. फर्स्ट यहाँ पे टाइम लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन. क्या लेंगे? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन. और एक ऐसा ग्राफ लेते हैं जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होता है और टाइम के रिस्पेक्ट में. तो अगर कोई भी रिएक्शन हो तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होता है, तो उसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा मिलता है. और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो उसका ग्राफ कैसे मिलता है, उसका ग्राफ ऐसे मिलेगा. और फिर ग्राफ के ऊपर से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, स्लोप. तो स्लोप का मीनिंग क्या होगा, तो यहाँ पे होगा tan थीटा. tan थीटा का मतलब याद रखना है आप लोगों को, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1. यहाँ से आप लोगों को मिलेगा. ये tan थीटा का फॉर्मूला हो गया. इतना याद रखना है. अगर ग्राफ के ऊपर से क्वेश्चन पूछना हो कि भाई फाइंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए रिएक्टेंट, तो यहाँ से आप लोगों को पूछ सकते हैं. क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ देंगे, मतलब टाइम की वैल्यू देंगे, मतलब इनकी वैल्यूज़ देंगे और उसी रिएक्शन के अंदर पूछ लेंगे कि भाई बताओ डी डी टी ऑफ H2 क्या होगा.
बताओ ROR क्या होगा, तो उस हिसाब से आप लोग को MCQ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन टू रेट ऑफ रिएक्शन हुआ। अब आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन है तो टेक्स्ट बुक आप लोगों को साथ में रखनी है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। आज रेट ऑफ रिएक्शन के कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो हम लोग देखने वाले हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, मेनली अगर आप लोग टेक्स्ट बुक रेफर करोगे तो मेनली 2 फैक्टर्स आर देयर जो हाईली अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज अ टेम्परेचर एंड सेकंड इज अ कंसंट्रेशन। इन दोनों के ऊपर ही हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे चैप्टर के, वो इन्हीं 2 टॉपिक्स के ऊपर चलेंगे, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। लेकिन मैं यहाँ पे आज कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को ऐसे फैक्टर्स जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सो आप लोगों को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि हर एक फैक्टर इम्पॉर्टेंट रहता है वहाँ पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेडिंग लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग ROR रेट ऑफ रिएक्शन। अब उसके अंदर मैं ले रहा हूँ फर्स्ट नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि कितने सारे रिएक्टेंट के नेचर होते हैं हमें पता है, और उसमें से भी 2 एग्जाम्पल तो हम लोगों ने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में भी ले लिए हैं। यहाँ पे मैं फिर से वो एग्जाम्पल ले रहा हूँ। नेचर ऑफ ए रिएक्टेंट के ऊपर भी रेट ऑलवेज डिपेंड करता है। भाई आप लोग किस टाइप का रिएक्टेंट ले रहे हो रिएक्शन करने के लिए, आयोनिक है, कोवैलेंट है, डिपेंड करता है। तो फर्स्ट अगर हम लोग नेचर देखें, आयोनिक रिएक्टेंट हो तो क्या होता है, तो आयोनिक का हम लोग एग्जाम्पल लास्ट टाइम जो देखा था वो क्या था, तो NaCl प्लस AgNO3 था, विल गिव क्या बन रहा था, NaNO3 प्लस AgCl के यहाँ से मिलेंगे प्रेसिपिटेट। तो मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ से पहले से ही आयंस तो प्रेजेंट हैं ही, और आयंस प्रेजेंट है मतलब रिएक्शन उतना फास्ट होगा क्योंकि अनस्टेबल है। चार्ज का मतलब अनस्टेबिलिटी हाई रहती है, तो स्टेबल होने की ट्राई करते हैं, हमें पता है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि फास्ट रिएक्शन देंगे, और फास्ट रिएक्शन देंगे तो मतलब ROR भी क्या मिलेगा उसका, वेरी हाई मिलेगा, वेरी हाई मिलेगा ROR भी। तो उस टाइप के रिएक्शन तो हमें यहाँ पे पढ़ने नहीं है। फिर सेकंड टाइप देखो, इट इज़ अ कोवैलेंट। मान लो कि कोई भी एक ऐसा रिएक्टेंट है जो कोवैलेंट है। हमने एग्जांपल अभी अभी लिया, ये N2 गैस प्लस 3H2 गैस प्लस गिव्स 2NH3 गैस। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे N जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से होता है। तो फिर ये बॉन्ड्स जो होंगे, ये पाई बॉन्ड जो होगा वो क्या करता है, ब्रेक होता है और फिर क्या बनाता है, एक नए कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। नए कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है मतलब नेचर डिफरेंट हो गया। लेकिन इस टाइप के रिएक्शंस जो होते हैं वो वेरी स्लो रिएक्शन होते हैं, मतलब वेरी लेस ROR मिलता है, यहाँ पे बहुत ही कम वैल्यू मिलती है यहाँ से। वेरी स्लो प्रोसेसेस हैं ये एज कंपेयर टू द आयोनिक वंस। डन। अब थर्ड नेचर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। थर्ड इज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट्स। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो होमोजीनियस का मतलब क्या है, तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर मॉलिक्यूलर साइज जो होगी या फिर ऐसा मान लो कि अरेंजमेंट जो होती है वो क्या होगी, इक्वल होगी।
इक्वल होगी। तो ये जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे वो सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शंस देंगे, और इन दोनों में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म सभी चीज़ें मिलेंगी। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक दूसरे के अंदर कोई भी सिमिलरिटी नहीं होगी। ओके, तो इस टाइप के भी रिएक्टेंट्स पॉसिबल है। स्क्रीनशॉट फटाफट से हम आगे बढ़ें। और लास्ट जो इसमें रिएक्टेंट में हम लोग एक पॉइंट यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं कि भाई अगर मान लो कि फोर्थ जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी के ऊपर। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि भाई रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है और प्रोडक्ट फॉर्म होता है, मतलब प्रोडक्ट हाईली स्टेबल हो जाता है और रिएक्टेंट जो है वो लेस स्टेबल होता जाता है। तो इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी अफेक्ट होता है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट फैक्टर। ओके, अब इसके अंदर एक एग्जांपल अच्छा सा हमें दिया गया है। फर्स्ट हम लोग एक ले रहे हैं CH3COOH और उसको डिसोसिएट करेंगे तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस। फिर सेकंड जो होगा वो CHCOOH ले लो और यहाँ से HCOO माइनस एंड H प्लस मिलता है। तो ये रिएक्शन आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और चैप्टर नंबर 7 में पढ़ के आए। तो मतलब देखो यहाँ पे ये जो कंपाउंड या फिर ये आयन जो है वो ना चार्ज है। तो चार्ज है का मतलब क्या है, एक तो अनस्टेबल है, तो इसके ऊपर भी चार्ज है तो ये भी क्या है, अनस्टेबल है। लेकिन इन दोनों में से हाईली स्टेबल कौन होगा, तो वो कहाँ से पता चलेगा, वो CH3 के ऊपर से पता चलेगा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता है कि CH3 क्या करता है, हमें प्लस I इफेक्ट शो करता है। पहले से इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये खुद से बाहर से देगा तो ये अनस्टेबल होता जाएगा। और यहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन है, मतलब ये यहाँ पे लेस स्टेबल ये होता जाए, मोर स्टेबल होगा। तो मतलब ये क्या करेंगे, दोनों में प्लस I तो है लेकिन प्लस I इफेक्ट CH3 ज़्यादा देता है, मतलब ये अनस्टेबल रह जाएगा। डन, चलो आगे बढ़ें अब सेकंड ऐसे फैक्टर के ऊपर। सेकंड फैक्टर जो है वो हमारा है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। अब फिजिकल स्टेट तो हमें पता है गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो अब गैस में क्या होता है, तो गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है वो यहाँ पे मेन फैक्टर हो जाते हैं यहाँ से। क्योंकि गैस के बीच में क्या होता है, तो वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, तो मूवमेंट करते रहेंगे। कोलिजन की जो रिएक्शन होगी वो एकदम यहाँ से फास्ट होती है। तो अगर सामने से कोई भी दूसरा गैस आया तो वहाँ से क्या होगा, इजीली वो उसके साथ रिएक्शन कर लेगा। तो गैस की जो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो ज़्यादा मिलेगा। रीज़न क्या है, तो रीज़न यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि मॉलिक्यूल्स ईजीली मूव्स, भाई ईजीली मूव्स करते हैं यहाँ पे, एंड सो गिव्स फास्ट रिएक्शन। देयरफॉर ROR जो होता है वो गैसियस रिएक्टेंट का कैसा मिलता है, हाई मिलता है। देयरफॉर ROR गैसियस रिएक्टेंट का हाई मिलता है। डन, तो ये हुआ सेकंड फैक्टर हमारा। थर्ड फैक्टर के ऊपर जाएं। थर्ड फैक्टर जो है वो है हमारा सरफेस एरिया। बहुत ही, ये तो आप लोग पढ़ चुके हो, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। मतलब अगर सिंपल सा शुगर का एग्जांपल आप लोगों को पता है कि अगर शुगर के क्यूब्स हैं और शुगर को हम लोग पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो पाउडर फॉर्म में शुगर है वो इजीली डिज़ोल्व हो जाता है वाटर के अंदर एज़ कम्पेयर टू द क्यूब्स। तो मतलब क्या होगा, जितना अच्छा सरफेस एरिया मिलेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो ज़्यादा मिलेगा।
देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब क्या होगा कि पाउडर फॉर्म होगा रिएक्टेंट, तो उसका ROR किससे ग्रेटर होगा, क्यूबिक फॉर्म से, क्यूब फॉर्म। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहे हो शुगर, डन, एग्जाम्पल लिख सकते हैं शुगर। तो इजीली समझ में आ गया होगा ये। आगे बढ़ें, बहुत ही इजी फैक्टर्स हैं, दो हमें काम के, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। नेक्स्ट मूव ऑन टू द फोर्थ फैक्टर। फोर्थ फैक्टर जो है वो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ से। फोर्थ फैक्टर है हमारा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो हमें पता है कि भाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ ए लाइट हमें यहाँ पे प्रेजेंट मिलती हैं, ओके। और कुछ ऐसे रिएक्शंस जो है वो यूवी लाइट की प्रेजेंस में होती हैं। हमें पता है 11th के अंदर ऑर्गेनिक में आप लोगों ने सीखा क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, या सिंपल एक रिएक्शन ले लो, H2 गैस प्लस Cl2 गैस, ये किसके प्रेजेंस में होती है, Hμ के प्रेजेंस में, और बनाती है 2HCl गैस। तो मतलब ये जो लाइट है, इंटेंसिटी लाइट, मान लो कि अगर कोई भी एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर 60 वाट की इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ करते हैं, तो अगर इंटेंसिटी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 60 की जगह 120 वाट ले लो, 120 वाट वाला बल्ब ले लो और फिर उसके हिसाब से रिएक्शन करवाओ, तो इंटेंसिटी वहाँ पे बढ़ जाएगी। तो मतलब क्या होगा कि जैसे इंटेंसिटी बढ़ेंगे तो फिर उसका मतलब क्या होगा, ROR जो होगा वो क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। ROR क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। समझ में आया? सिर्फ इंटेंसिटी को पकड़ो यहाँ से कि भाई उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी ज़्यादा है, उस हिसाब से आप लोगों को ROR मिलेगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, फिफ्थ पॉइंट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जनरली हम लोग क्या करते हैं, फिफ्थ, उससे पहले ले लेते हैं, चलो कैटालिस्ट ले लेते हैं, कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट का काम क्या होता है, तो इंक्रीजेस, ये तो हमें बचपन से पढ़ते हैं, इंक्रीजेस स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होगा कि कोई भी रिएक्शन के अंदर कैटालिस्ट होगा तो उसका रेट कैटालिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और ये कैटालिस्ट क्या करता है, कैटालिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी लोअर कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लेस कर देता है और फिर वो रिएक्शन कंप्लीट करता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन के अंदर, आर्हेनियस इक्वेशन के अंदर। मतलब सपोज करो कि कोई एक ऐसा, आप लोगों को ग्राफ से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई एक ऐसा रिएक्शन दिया, यहाँ पे रिएक्टेंट ले लिया, यहाँ पे प्रोडक्ट ले लिया। अब सीधा यहाँ से ऐसे नहीं जाता ग्राफ, ग्राफ कैसे जाएगा, यहाँ से एक स्लोप होके जाता है, ओके। तो इस पॉइंट के ऊपर जो होगा वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, लेकिन कैटालिस्ट क्या कर देता है, इस ग्राफ को ऐसे कन्वर्ट कर देता है। मतलब क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो गई, मतलब कम करके रिएक्शन उतनी ही स्पीड से कर देता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया कैटालिस्ट। आगे बढ़ें, अब जाते हैं टेम्परेचर के ऊपर। तो जनरली टेम्परेचर में क्या देखा जाता है, सिक्स्थ इज टेम्परेचर। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ऑलवेज क्या होता है, मूवमेंट जो होती है मॉलिक्यूल्स की वो एकदम फास्ट हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी मतलब रिएक्शन एकदम फास्ट करते हैं, देयरफॉर ROR ऑलवेज इंक्रीज मिलता है। ऑलवेज क्या मिलेगा, यहाँ से इंक्रीज होता है। और टेक्स्ट बुक में आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जो दी गई है वो ये है कि ऑन राइज इन टेम्परेचर अप टू 10 डिग्री सेल्सियस ROR इंक्रीजेस अप टू डबल। मतलब क्या करेंगे कि अगर कोई भी एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो आप लोगों का जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू होगी वो नियरली डबल ट्रिपल
हो जाती है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलेंगे इसको। तो ये याद रखना है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और लास्ट में यहीं पे ले लेता हूँ 7 इज़ अ कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन क्या होता है, तो मोल पर लीटर में जनरली ले लेते हैं। तो मोल का मतलब क्या है, तो क्वांटिटी होगी। अब क्वांटिटी जैसे ही इंक्रीज करेंगे मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और कंसंट्रेशन इंक्रीज मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीज होगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ऑलवेज इंक्रीज होता है। डन। तो ये छोटे छोटे जितने भी फैक्टर्स थे वो मैंने आप लोगों को यहाँ से करवाए, इजी थे सभी। मेनली आप लोगों को क्या करना है, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के ऊपर फोकस्ड रहना है, बाकी को अभी को याद रखना है। ये क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स में हम लोग पूछ सकते हैं। सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे रखते हैं। थैंक यू एंड वेरी मच।